Good morning, students. In our last class, we have studied one chapter that was a letter to God. After explanation, I have given you the question answers too. I hope you have completed with your work with the explanation as well as with the question answers. Okay. Now the next poem is there in your book. The name of the poem is The Dust of Snow. Okay. So, in this poem, there are many things we will read about related to our life. Okay. So, the title of the poem is The Dust of Snow. Here, the dust does not meaning a mud or something like किसी मिट्टी या धूल से related dust नहीं है. इस पोएम में जो डस्ट वर्ड रिलेट कर रहा है दैट इज टू पोर और गिरना, स्नो का गिरना. तो द पोएम इज अबाउट दिस ओनली, द डस्ट ऑफ स्नो. This poem is written by a famous poet, Robert Frost. Earlier, also last year, in your ninth standard, we have read one poem of Robert Frost. I hope you have remembered. The poem was The Road Not Taken. Okay, so one speciality is there about this poet, like he always writes the poem or he always writes the realistic poems, means that are related to our life. ये हमेशा ऐसी poems लिखते थे जो कहीं ना कहीं person की life को relate करती है. Like it can be related to happiness, related to sadness, related to joy, related to confusions, related to our choices, our dreams, our aim. हमेशा जो इनकी पोएम्स होती है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, वो पोएम्स इतनी रियलिस्टिक होती है कि हम उन पोएम्स को या हम हमारी लाइफ को उन पोएम्स से कंप्लीटली रिलेट कर सकते हैं. नाउ दैट पोएम विच वी आर रीडिंग, और अभी हम जो पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द लाइफ ओनली. So please pay attention on the explanation and understand the poem very deeply and with complete concentration. नाउ चिल्ड्रन, इस पोएम में पोइट ने बताया है कि स्पेशली हमारी इंडियन सोसाइटी में कुछ ऐसी बातों पे बिलीव किया जाता है जो कि रियलिटी में नहीं होती है. वो केवल एक इमेजनरी होती है और लाइक सुपरस्टिशियस होती है, अनबिलीवेबल होती है, जो बिलीव करने लायक नहीं होती हैं, लेकिन हमारी इंडियन सोसाइटी उस पर बिलीव करती है. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट इज़ द वॉइस ऑफ द क्रो. बोला जाता है कि क्रो इज़ अ बैड ओमेन, या इफ़ द crow is sitting at the terrace of your house, then it is not good for the people. Or if it is taking rounds of the house and he is flying upside, then it is not good for the house. ऐसा बोला जाता है कि क्रो का बैठना या क्रो का बोलना हमारी इंडियन सोसाइटी में अच्छा नहीं माना जाता है, या क्रो को एक बैड ओमेन बोला जाता है. Next is there, generally we also hear कि if the cat has crossed the road, अगर बिल्ली ने रास्ता क्रॉस कर लिया है तो हमें 5 मिनट्स वेट कर कर उस रास्ते पर जाना है. इट इज़ ऑल सुपरस्टिशियस दैट द कैट वॉज विलिंग टू डू. कैट को रोड को क्रॉस करके उधर जाना था, वो गई. लेकिन हमारे यहाँ पे कुछ इतनी सुपरस्टिशियस मेंटालिटी है कि लोग बोलते हैं अगर कैट ने रास्ता क्रॉस किया है तो अगर आप उस रास्ते से निकलेंगे तो समथिंग बैड विल हैपन टू यू. पोइट ने यही सब एक्सप्लेन करने के लिए इस पोएम को लिखा है कि ये सारी बातें सुपरस्टिशियस होती है, इससे रियलिटी का कोई कनेक्शन नहीं है. ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि कैट के रोड क्रॉस करने से अगर कोई पर्सन वहाँ से निकल जाता है तो उसको कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा और ही विल डाई और ही विल फॉल सिक. दिस इज़ नॉट एट ऑल अ रियलिटी. नेक्स्ट, वन मोर एग्जाम्पल इज़ देयर जो हमारे यहाँ बोला जाता है कि इफ़ वी वॉन्ट टू गो समवेयर एंड सडनली वी स्नीज़, हमें कहीं जाना है और छींक आ जाती है तो वी टेल कि अरे अरे आप 5 मिनट बाद निकलना, एक्चुअली छींक हो गई है तो समथिंग बैड मस्ट बी देयर. दिस ऑल इज़ नॉट एट ऑल अ रियलिटी कि आप कहीं जा रहे हैं और आपको छींक हो जाती है तो आप रुक जाते हैं कि अरे बहुत गलत हो जाएगा छींक होने से. तो हमारी इंडियन सोसाइटीज़ में कुछ बातें इतनी अनबिलीवेबल है जो बिल्कुल बिलीव करने लायक नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ जो कि वो पुराने टाइम से चली आ रही है तो उन बातों पे आज भी बिलीव किया जाता है. इसी के ऊपर बेस्ड हमारी पोएम है, एंड द पोएम इज़ डस्ट ऑफ स्नो.
अब इस पोएम में हमें बेसिकली दो कैरेक्टर्स बताए गए हैं, एक क्रो एंड सेकेंड हैमलॉक ट्री। अब ये जो पोएम है इसका थीम थोड़ा सा सैड है या उदासी वाला है। अब वो लिखा नहीं है कि सैड है या उदासी वाला है, बट हम कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि इस पोएम में हमें जो दो कैरेक्टर्स बताए हैं वो है क्रो और हैमलॉक ट्री। जो क्रो और हैमलॉक ट्री है बच्चों, वो दोनों ही बैड ओमेन माने जाते हैं हमारे यहाँ, या उनको गलत माना जाता है। क्रो यू ऑल नो, एंड हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस प्लांट होता है जिसके ऊपर छोटे छोटे वाइट फ्लावर्स लगे होते हैं। तो इस ट्री को भी बिल्कुल किसी भी पूजा पाठ के लिए यूज़ कभी नहीं किया जाता, और ट्री को एक बैड ओमेन माना जाता है, हेमलॉक ट्री को। सो इसमें हमें क्रो और हेमलॉक ट्री के बारे में बताया गया है। वी विल सी इन दिस पोएम दैट एक बार क्या होता है कि द पोएट मीन्स द रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ही वॉज पासिंग थ्रू द हेमलॉक ट्री एंड द क्रो वॉज सिटिंग ऑन द ट्री, एंड व्हाट हैपेंड एंड हाउ हिज डे चेंज्ड, हम यही सब इस पोएम में पढ़ेंगे। कि एक बार पोएट पास हो रहे थे एक हेमलॉक ट्री के नीचे से, और वहाँ एक क्रो बैठा हुआ था। तो इस पोएम में यही सब है कि कैसे उनका दिन चेंज हुआ इन दोनों बैड ओमेंस को देखकर। So let's start with the poem. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. पोइट क्या बोलते हैं कि एक बार मैं एक हेमलॉक ट्री के नीचे से गुजर रहा था। आई वॉज पासिंग बाय द हेमलॉक ट्री एंड वॉट हैपेंड सडनली, अ क्रो वॉज सिटिंग ऑन द ट्री। एक क्रो वहाँ पे बैठा हुआ था, और जैसे ही उसने विंग्स अपने हिलाए, जैसे ही वह हिलाया उसके विंग्स हिले, तो उसके विंग्स के कारण ट्री के ऊपर जो स्नो था, बर्फ़ था, वो पोएट के ऊपर गिरा। ठीक है, एक क्रो के कारण हेमलॉक ट्री के ऊपर जो बर्फ़ थी वो उनके पोएट के ऊपर गिर गई। अब जो है पोएट इसको देखकर बहुत टेंशन में आ जाते हैं कि एक तो हेमलॉक ट्री ऑलरेडी पॉइजनस ट्री है, बैड ओमेन है, और दूसरा क्रो वो भी एक बैड ओमेन ही है, तो उसके कारण मेरे ऊपर बर्फ़ गिरी है, स्नोफॉल हुआ। नाउ व्हाट विल हैपन, has given my heart a change of mood and saved some part of a day ahead route. पोइट क्या कहते हैं कि जैसे ही उस ट्री के ऊपर से उस क्रो के कारण मेरे ऊपर बर्फ़ गिरा, ये समझो कि मेरे हार्ट में एक अच्छा सा जॉय आने लगा, मैं खुश होने लगा, और मेरा पूरा मूड ही चेंज हो गया। अब मूड ही चेंज हो गया, इससे हमें क्या समझ आता है कि पोएट का मूड पहले अच्छा नहीं था, या ही वॉज सैड, वी कैन से दिस, वह सैड थे, इसीलिए इस पोएम का थीम हमें क्रो और हेमलॉक ट्री बताया गया है। इस थीम से हम यह पता कर सकते हैं कि द पोएट वॉज नॉट इन अ गुड मूड। बट जब वो उस ट्री के नीचे से निकले और वहाँ पर क्रो के कारण जब उनके ऊपर स्नो गिरा, तो ऐसा समझो कि उनका तो पूरा मूड ही चेंज हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे अहेड रूट, पोइट ये कहते हैं कि ऐसा दिन जा रहा था जिसमें मैं बहुत रिग्रेट फील कर रहा था कि पता नहीं अभी तक तो सुबह से कुछ अच्छा हुआ नहीं है और आगे भी कुछ अच्छा नहीं होगा, लेकिन जैसे ही बर्फ़ गिरी मैं बहुत खुश हो गया, मेरा मूड चेंज हो गया, और उस दिन का जो बचा हुआ पार्ट था वो मेरा बहुत अच्छे से गुजरा, या मैंने बहुत अच्छे से निकाला। सो द मॉरल ऑफ दिस पोएम इज़, इट इज़ वेरी शॉर्ट पोएम, कि जिन बैड ओमेंस को हम बिलीव करके बैठे हैं अभी तक, ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे साथ सब बैड ही हो। ये सिर्फ हमारी थिंकिंग होती है, हमारे थॉट्स होते हैं, जो कि हमें चेंज करना बहुत ज़रूरी है। वी शुड मूव विद द रियलिटी ऑफ लाइफ, हमें हमेशा उन चीज़ों पे बिलीव करना चाहिए जो हम देख सकते हैं या जो वाकई में रियलिटी हो सकती है। उन चीज़ों पे कभी बिलीव नहीं करना चाहिए जो कि सुपरस्टिशियस है। अगर पोएट पहले ही सोच लेते कि ये तो एक हेमलॉक ट्री है और इस पर क्रो बैठा हुआ है, तो वो वहाँ से गुज़रते ही नहीं। वो गुज़रते ही नहीं तो उनके ऊपर बर्फ़ गिरता ही नहीं, और बर्फ़ नहीं गिरता तो पोएट को इतनी खुशी नहीं होती। तो ये सब कब हुआ, जब पोएट ने उस चीज़ से
ट्राई किया। तो एक मॉरल ये है कि यू शुड नॉट बिलीव ऑन द सुपरस्टिशियस थिंग। आपको जिस भी रास्ते पर जाना है या आपको जो भी अचीव करना है उस पर बिल्कुल ट्रस्ट रखकर विदाउट बिलीविंग इन एनीबडी एल्स always try to achieve your success. And second thing is there that you should also move with the positive thoughts. Never believe in negative thoughts. Always try to think positive, do positive, and get positive. This was the poem. If you get any kind of doubt, you can ask. Thank you, children.